नमस्ते बच्चों, मैं हूं खुशबू चौधरी और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 4 जो कि है इतिहास में समय रेखा एवं उसके स्रोत। आज के इस भाग 2 में हम जानेंगे इतिहास में समय की गणना कैसे की जाती थी और अब किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है समय की गणना करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इतिहास में समय की गणना से हमारा क्या तात्पर्य है, अर्थात पहले टाइम कैसे गणना की जाती थी उसकी, या फिर समय की गणना किस प्रकार से की जाती थी। तो कोई भी समाज या संस्कृति हो उसके अंदर समय की गणना करने के लिए अलग अलग पद्धतियां रही है। क्यों? क्योंकि समय की गणना किसी भी चीज के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। तो एक नए युग का प्रारंभ, उदाहरण के लिए किसी विशेष व्यक्ति या फिर राजा का जन्म हुआ तो वहां से भी उसका कैलकुलेशन या गणना की जा सकती है, या फिर किसी शासक के शासन का आरंभ, अर्थात किसी राजा के राज्यकाल का आरंभ कब हुआ, तब से लेकर समय की गणना की जा सकती है। युग से हमारा क्या तात्पर्य है कि समय का एक निश्चित कालखंड जो कि काफी बड़ा होता है। युग के उदाहरण क्या है, जैसे कि हिमयुग हो गया। आज हम क्या बोलते हैं, कलयुग चल रहा है। पहले क्या चलता था, तो ये सारे क्या हो गए, युग हो गए। तो आज कलयुग है। किसी समय पर पृथ्वी पर हिमयुग भी था। हिमयुग से हमारा क्या तात्पर्य है कि उस समय पृथ्वी जो थी वो बर्फ से ढकी हुई थी और बहुत ही ज्यादा ठंडी थी, उसको हम हिमयुग बोलते हैं। और कलयुग से पहले कौन सा युग था, सतयुग था। तो इसी प्रकार से ये सारे क्या है, युग है, जो कि समय का एक निश्चित कालखंड है। अब इतिहास में समय की गणना की जाती थी। आज विश्व भर के अंदर कौन सा तिथि पत्र या फिर कैलेंडर प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। तो ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको हिंदी में तिथि पत्र बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, कई सारी तिथियां होती है, जैसे कि त्योहारों की तिथियों की गणना, अन्य मांगलिक कार्यों के लिए, अर्थात किसी भी चीज को शुरू करने से पहले आप क्या देखते हैं, मुहूर्त देखते हैं। आज के समय की अगर बात करें तो आप गाड़ी लेते हैं या कोई भी घर बनाते हैं, घर के अंदर प्रथम प्रवेश करते हैं, तो इन सब चीजों के लिए क्या होता है, तिथि पत्र में देखा जाता है। इन मांगलिक कार्यों के लिए समय देखा जाता है, तिथि देखी जाती है। तो इसके लिए हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, चीनी आदि, तो इन सब के हर धर्म के अपने अपने तिथि पत्र है। बात करें ब्रिटिशर्स की, या फिर अब हम कौन सा कैलेंडर प्रयोग में लेते हैं, तो वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। भारत के अंदर पंचांग का प्रयोग होता है अगर देसी भाषा में बोले, और मुस्लिम्स के अंदर कई सारे महीने होते हैं, जैसे रमजान का महीना हो गया। तो इसी प्रकार से हर धर्म के अपने अपने तिथि पत्र होते हैं, जिससे किसी भी त्योहार का पता लगाया जाता है या फिर किसी मांगलिक कार्य के लिए शुभ मुहूर्त देखा जाता है। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें तो इसके अंदर क्या होते हैं, 12 महीने होते हैं, अर्थात 365 दिन। लेकिन हर चौथे वर्ष बाद एक साल के अंदर 366 दिन होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लीप वर्ष बोलते हैं। तो हर 4 साल में एक अधिवर्ष होता है, जिसको हम लीप वर्ष बोलते हैं। अब ये जो लीप वर्ष है उसकी गणना या फिर उसको कैसे आप निकालेंगे, कैसे पता लगाएंगे ये लीप वर्ष है, तो कोई भी वर्ष जिसके पीछे 2 जीरो हो, अर्थात शताब्दी वर्ष, जैसे 1800, 1900, 2000 आदि, ये सभी क्या है, लीप वर्ष है। और इसके अलावा ऐसे सारे वर्ष जिसके अंदर आप 400 का भाग दे सकते हैं या फिर 400 से विभाजित है, वो सभी क्या कहलाते हैं, लीप वर्ष कहलाते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का चित्र है। इसके अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे महीने दर्शाए गए हैं और इसी को ही हम आज प्रयोग में लेते हैं। आप अपने घर पे भी कोई भी कैलेंडर प्रयोग में ले सकते हैं, या फिर जो आप फोन है आपका या फिर आपके पेरेंट्स का फोन है उसके अंदर भी ये ग्रेगोरियन कैलेंडर ही हमें मिलता है। अब ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसकी शुरुआत कब से हुई, कब बना, तो ईसा मसीह के जन्म से इस ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई। अब मान लीजिए ये एक पॉइंट है जहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ है। इसके बाद कौन से तिथि पत्र का प्रयोग किया जाता था या कैलेंडर का प्रयोग किया जाता था, वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो हम आज तक अर्थात 2025 वर्ष तक इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एडी और बीसी क्या होता है, तो
जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ। मान लीजिए इस समय रेखा पर ये एक पॉइंट है जब इनका जन्म हुआ। अब इसके बाद का जो समय है वो क्या कहलाता है? एडी, जिसको अंग्रेजी में हम एनो डोमिनी बोलते हैं, या फिर अब इसको सीई अर्थात कॉमन एरा भी बोला जाता है। और इनके जन्म से पहले का जो समय है उसको बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट, जिसका मतलब है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बीसी का प्रयोग किया जाता था, जिसको आज क्या बोला जाता है? बीसीई, जिसका मतलब है बिफोर द कॉमन एरा। तो ये जीरो कोई पॉइंट नहीं होता है, मैं आगे आपको समझाऊंगी। यहाँ पर जो समय की गणना होती है वो 1 से शुरू होती है। 1 से यहाँ पर पीछे की ओर बढ़ेंगे तो जैसे ये क्या हो गया, 1 बीसीई या फिर 1 सीई, ये एक ही पॉइंट है एक ही जगह पर। उसके बाद में इधर की ओर बढ़ते हैं तो हम समय की गणना कैसे करते हैं? बीसीई में, और इधर की ओर सीई में करते हैं। तो एडी से हमारा क्या तात्पर्य है? ये एक लैटिन भाषा का शब्द संक्षेप है और किस चीज को इंगित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के समय को। तो ईसा के जन्म के बाद के वर्षों को इंगित कौन करता है या फिर किससे किया जाता है? एडी से। तो अब विश्व भर के अंदर अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है? कॉमन एरा, जबकि जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले के समय को हम क्या बोलते हैं? बिफोर कॉमन एरा। अब इस एडी को सीई भी बोला जाता है, जिसका अर्थ है कॉमन एरा, और पिछले समय को हम बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं, जो कि ईसा के जन्म के पहले का समय था। उदाहरण के लिए 1947 ये कौन सा वर्ष था? इस समय पर भारत को स्वतंत्रता मिली थी। तो 1947 वर्ष को आप कैसे लिखेंगे? अगर आपको एडी में लिखना है तो 1947 एडी या फिर एडी 1947, और इसको 1947 सीई भी बोला जाता है, जिसको हम कॉमन एरा बोलते हैं। और कॉमन एरा को हिंदी के अंदर सामान्य संवत भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। बीसी क्या होता है? तो बिफोर क्राइस्ट का मतलब है बीसी, ईसा मसीह के जन्म की पारंपरिक तिथि से पूर्व का समय क्या कहलाता है? बीसी, और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बिफोर क्राइस्ट से इंगित किया जाता है, या फिर हम बीसी लिखते हैं। कैसे? ऐसे लिखा जाता है। अंग्रेजी के अंदर इसको क्या बोला जाता है? बिफोर कॉमन एरा। तो इसको कैसे लिखेंगे आप? बीसीई। एरा क्या है? एक युग है, इससे इंगित किया जाता है। उदाहरण के लिए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म हुआ था 560 बीसीई। अब अगर समय रेखा की बात करें तो मान लीजिए ये एक समय रेखा है, यहाँ पर ईसा का जन्म हुआ है। इसके बाद के समय को आप एडी भी बोल सकते हैं, सीई भी बोल सकते हैं। सॉरी, वापस बना देती हूँ। जैसे कि ये एक समय रेखा है, ईसा मसीह का जन्म हुआ, इसके बाद के समय को हम क्या बोलते हैं? एडी बोलते हैं, और इससे पहले को बीसीई अर्थात बिफोर कॉमन एरा भी बोला जाता है। तो इसी प्रकार से समय रेखा में या फिर समय रेखा के रूप में समय की गणना की जाती है। एक लाइन बना दी जाती है जिसके अंदर आप समय को इंगित कर सकते हैं कि पहले कौन सा समय था और अब किस रूप में समय को इंगित किया जाता है। तो ये उदाहरण हो गया बीसी का। अब कुछ और फैक्ट्स है या खास इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जैसे कि ग्रेगोरियन तिथि पत्र जो होता है उसमें शून्य कोई वर्ष नहीं होता, या फिर शून्य के रूप में कोई भी वर्ष चिन्हित नहीं किया जाता। कैसे? क्योंकि ये जो समय रेखा है जब ईसा का जन्म हुआ था तो उस समय को क्या मानते हैं? एक ही मानते हैं, इसको एक से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आप इधर जैसे बढ़ेंगे, एक हो गया, इधर 100 तक चले गए, 200 बीसीई तक चले गए, और इधर 100 एडी या फिर सीई जिसको कॉमन एरा बोलते हैं, ये 200 हो गया। तो ये क्या है? एक से इंगित किया गया है, जीरो से नहीं किया गया है। तो वर्ष एक सामान्य संवत, सीई को हिंदी में सामान्य संवत बोला जाता है और बीसीई को सामान्य संवत पूर्व बोला जाता है। तो ये दोनों वर्ष जो है वो एक ही है, एक ही पॉइंट पर है। किसी भी सामान्य संवत पूर्व तथा सामान्य संवत की तिथियों के बीच के वर्षों की गणना करते समय हम क्या करेंगे कि दोनों को जोड़कर अगर हमें पीछे के टाइम की गणना करनी है तो उसमें एक को घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। अब जैसे कि वर्तमान का समय कौन सा है? अभी उदाहरण के लिए मान लीजिए 2024 बीसी है, लेकिन अभी कौन सा वर्ष चल रहा है? 2025 चल रहा है। बुद्ध का जन्म कब हुआ था?
560 BCE। तो बुद्ध का जन्म हुआ था 2583 साल पहले। कैसे कि 2024 माना है हमने यहाँ पर, तो 2024 तो ये वर्ष हो गए। फिर 560 BC पहले जन्म हुआ, तो प्लस 560, और हम समय में पीछे की ओर गणना कर रहे हैं तो इसमें से एक घटा देंगे, तो उत्तर क्या होगा? 2583 या फिर 83 इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं कि समय रेखा क्या होती है। जैसे कि ये चित्र आप देख रहे हैं, ये एक समय रेखा है, इसमें सारी घटनाओं को इंगित किया गया है जो कि खास खास है। अब अगर इधर से हम देखें तो ये क्या है? 3 लाख सामान्य संवत पूर्व की बात हो रही है। फिर विश्व में शैल चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य वो कब मिले? 40,000 सामान्य संवत पूर्व। फिर हिमयुग आया, उसके बाद में अंतिम हिमयुग था, अर्थात पृथ्वी पर हिमयुग का अंत कब हुआ वो आया। उसके बाद प्रथम स्थायी निवास व कृषि का आरंभ जो कि 8,000 सामान्य संवत पूर्व हुआ। फिर तांबे का प्रथम प्रयोग या फिर धातु कर्म का आरंभ हुआ। उसके बाद बुद्ध का जन्म, भारतीय उपमहाद्वीप में मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक, या फिर जो सभ्यताएं थी जैसे कि मेसोपोटामिया सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता हो गई। ईसा का जन्म कब हुआ? तो हम कौन से कालखंड के अंदर है? हम समय के इस तरफ है। जैसे ये क्या है? 2000 सामान्य संवत, जिसको सीई या फिर एडी बोला जाता है। हम इस कालखंड के अंदर है। यहाँ पर क्या है? 2000 सामान्य संवत वर्ष है और हम लगभग यहाँ पर है। इधर मान लीजिए 2025 में है हम, तो हम लोग किस कालखंड के अंदर है? इस कालखंड के अंदर है। और यहाँ पर बुद्ध और अशोक का जन्म भी दिखाया गया है। तो इसी प्रकार से समय रेखा में आप किसी भी मुख्य चीज को, महत्वपूर्ण चीज को इंगित कर सकते हैं, जिससे इतिहास में समय की गणना या फिर उसको चित्र के रूप में देखना और भी आसान होता है। तो समय रेखा क्या है? ऐतिहासिक घटनाओं को चिन्हित करने के लिए एक सुविधाजनक उपकरण है। क्यों? क्योंकि आपने एक लाइन खींच दी, फिर सारी चीजों को क्रमबद्ध उसमें अरेंज कर दिया। फिर विशेष अवधि में तिथियों और घटनाओं का अनुक्रम दिखाता है। क्रम क्या होगा कि कैसे एक के बाद एक चीज आई, तो ये क्या समय रेखा क्या दिखाती है? आपको अनुक्रम दिखाती है। और समय रेखा पर मानव सभ्यता के आरंभ से वर्तमान तक की यात्रा को दर्शाया गया है, जो पीछे हमने चित्र के अंदर देखा था कि कब पृथ्वी बनी, फिर हिमयुग आया, हिमयुग का अंत हुआ, फिर धीरे 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 कैसे हर चीज का आरंभ हुआ या फिर किसी विशेष व्यक्ति का जन्म हुआ। तो इसी प्रकार से समय रेखा हमें इतिहास के समय की गणना करने के लिए एक क्या है? आसान उपकरण है। अब ऐतिहासिक घटनाओं के अनुक्रम को समझने में कौन सहायता करेगा? हमारी समय रेखा। जैसा कि ये चित्र देख रहे हैं आप, बुद्ध का जन्म कब हुआ? ईसा से पहले हुआ था। कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि बुद्ध का जन्म हुआ था 560 BCE और ईसा का जन्म ग्रेगोरियन कैलेंडर में अगर बात करें तो इसको चाहे CE बोलो चाहे BCE बोलो, इसकी गणना किससे शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। तो ये क्या है? आपकी समय रेखा। फिर मान लीजिए यहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ है 560 BCE और यहाँ पर किसका जन्म हुआ है? ईसा का जन्म हुआ है। तो ये जो समय रेखा है, इसके अंदर हम दिखा सकते हैं, चित्रित कर सकते हैं कि बुद्ध का जन्म पहले हुआ था, फिर ईसा का जन्म हुआ है, फिर ये 2000 सामान्य संवत या जिसको हम CE बोलते हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा भविष्य आएगा। जैसे कि यहाँ पर 2000 है, यहाँ मान लीजिए 2025 है। इसके बाद क्या है? हमारे भविष्य में जितने भी वर्ष आएंगे वो सारे दिखाए जाएंगे। तो अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी। कैसे? 1 से लेकर 100 तक पहली शताब्दी, फिर 100 से 200 तक तीसरी शताब्दी। इसी रूप से 2000 से लेकर 2000 से 2100 तक कौन सी शताब्दी है? 21वीं शताब्दी है। तो समय रेखा के अंदर शताब्दी का क्या अर्थ होता है? 100 वर्षों का कालखंड। शताब्दी क्या होती है? 100 वर्षों का एक कालखंड होता है। अब इतिहास में अगर बात करें तो एक सामान्य संवत, जिसको हम CE बोलते हैं, से लेकर प्रत्येक 100 वर्षों के लिए शताब्दी की गणना की जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको उदाहरण देके बताया था कि 1 से 100 तक पहली शताब्दी हो गई और 2000 से लेकर 2100 की बात करें तो वो 21वीं शताब्दी हो गई। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 21वीं शताब्दी कहाँ से है? 2001 से लेकर 2100 तक। सॉरी, यहाँ पर 2001 से लेकर 2100 तक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समय की गणना कहाँ से शुरू होती है? 0 से नहीं होती है, 1 से होती है।
तो इसी रूप से किसकी गणना की जाती है? शताब्दी की। उदाहरण के लिए ईसा पूर्व की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे? एक सामान्य संवत पूर्व से आरंभ करके समय में पीछे की ओर लौटेंगे। जैसे ये समय रेखा है, ये क्या है? एक है यहाँ पर। अब अगर हम पीछे की ओर लौट रहे हैं, शताब्दी की गणना कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 100, तो ये एक शताब्दी हो गई 100 वर्षों की, 1 से लेकर 100 तक। तो हम पीछे की ओर लौटेंगे अगर हमें ईसा पूर्व में समय की गणना करनी है। जैसे मान लीजिए तीसरी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व या फिर BCE, तो ये कौन सा समय है? 300 सामान्य संवत पूर्व से लेकर 2001 सामान्य संवत पूर्व। तो अगर आप समय रेखा की बात करें तो ये एक है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है? 201 और फिर इधर 300 सामान्य संवत। तो हम क्या कर रहे हैं? पीछे की ओर लौट रहे हैं और इधर हम क्या करते हैं? आगे की ओर बढ़ते हैं समय रेखा के अंदर। अब हम बात करेंगे सहस्राब्दी या फिर महाशताब्दी क्या होती है। 1000 वर्षों का कालखंड महाशताब्दी कहलाता है। अब अगर हम फिर से बात करें, हमें ईसा पूर्व में समय की गणना करनी है, तो शताब्दी की गणना कैसे की जाएगी? जैसे तीसरी महाशताब्दी या सहस्राब्दी, वो कहाँ से होगी? 2001 सामान्य संवत से आरंभ होगी और 3000 सामान्य संवत तक एक महाशताब्दी पूरी होगी। फॉर एग्जाम्पल एक और उदाहरण ले लेते हैं। सहस्राब्दी या महाशताब्दी में एक सामान्य संवत पूर्व से आरंभ करके हम क्या करेंगे? समय में पीछे की ओर जाएंगे। जैसे पहली सहस्राब्दी या महाशताब्दी कौन सी थी जिसको हम सामान्य संवत पूर्व से लिखते हैं? तो एक सामान्य संवत पूर्व या फिर एक BCE से लेकर 1000 BCE। तो ये जो 1000 वर्षों का समय है, ये महाशताब्दी या फिर सहस्राब्दी कहा जाता है। तो इसी प्रकार से समय के अंदर आपको पता होना चाहिए कि साल क्या होता है, साल में कितने दिन होते हैं, और शताब्दी क्या होती है, महाशताब्दी क्या होती है। अब अगर बात करें भारत की, तो भारत का एक देसी कैलेंडर या फिर तिथि पत्र है, उसको क्या बोला जाता है? पंचांग बोला जाता है, जो कि पारंपरिक रूप से भारत के अंदर निर्मित हुआ। और इसमें हमें क्या पता लगता है? सूर्य और चंद्रमा की स्थिति जो होती है, उसके आधार पर हम तिथि का प्रयोग करते हैं या फिर पता लगाते हैं। तो वर्ष के महीनों को परिभाषित करने के लिए क्या किया जाता है? सूर्य और चंद्रमा की स्थिति देखी जाती है और उस पर वो समय निर्भर करता है। अब भारतीय समय की गणना कौन से कैलेंडर या तिथि पत्र से होती है? वो कहलाता है पंचांग। पंचांग का अर्थ है तालिकाओं की एक पुस्तक, जिसके अंदर प्रत्येक माह के दिनों को सूचीबद्ध किया जाता है और तिथि का पता लगाया जाता है। कैसे? संबंधित भौगोलिक आंकड़ों के साथ। जैसा कि अभी मैंने बोला, चंद्रमा और सूरज की स्थिति के आधार पर पता लगाया जाता है। फिर ये जो घटनाएं हैं वो क्या करती है? सटीक आकलन करती है समय का, जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्योदय या फिर सूर्यास्त आदि। ये सारी चीजें हम पंचांग से पता लगा सकते हैं, जो कि भारत का एक देसी पंचांग है। तो अगर आज की बात करें तो आज भी भारत के अंदर पंचांग, जो कि एक हमारा कैलेंडर है, तिथि पत्र है, इसका बड़े स्तर पर उपयोग किया जाता है लोगों द्वारा कई चीजें पता लगाने के लिए। जैसे होली, दिवाली आदि ये त्योहार कब आएंगे, ये हम पंचांग से पता लगाते हैं। और क्या पता लगाते हैं? मुहूर्त निकालते हैं किसी भी चीज का। कोई चीज शुरू कर रहे हैं, नई चीज खरीद रहे हैं, तो उसका मुहूर्त भी इसी तिथि पत्र से पता लगाया जाता है। और इससे क्या? मौसम का पूर्वानुमान की बारिश कब होगी या फिर सर्दियां कब शुरू हो रही है, तो ये सारी चीजें इस पंचांग से हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा कि इतिहास के अंदर समय की गणना किस रूप से की जाती है, और आज हम किस कैलेंडर का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर है। समय रेखा पर आप समय कैसे दर्शाएंगे, ये भी हमने सीखा, और हमने जाना पंचांग के बारे में, जो कि एक भारतीय तिथि पत्र है। अब हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जिसके अंदर सबसे पहला है शताब्दी क्या है। विकल्प 1 10 वर्ष की अवधि, दूसरा है 100 वर्ष, तीसरा 1000 वर्ष और चौथा है 10,000 वर्ष। तो इसका सही उत्तर क्या है? 100 वर्ष की अवधि, जिसको हम शताब्दी बोलते हैं, या फिर इसको आप सेंचुरी भी बोलते हैं। जैसे क्रिकेट के अंदर होता है, एक सेंचुरी लग गई अर्थात 100 रन बना लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? शताब्दी बोलते हैं समय के रूप में। इतिहास में ईसा पूर्व का क्या अर्थ है? विकल्प 1 सामान्य युग से पहले, दूसरा ईसाई युग से पहले, तीसरा वर्तमान घटना से पहले और चौथा है कैलेंडर युग से पहले। तो ईसा पूर्व, जिसको हम क्या बोलते हैं? बिफोर
कॉमन एरा भी बोलते हैं, और बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा के पहले। तो इसको क्या बोला जाता है? सामान्य युग से पहले, अर्थात बिफोर कॉमन एरा। तो सही उत्तर क्या है? विकल्प अ। अब आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो जैसा कि हमने बात की थी, ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसका हम आज प्रयोग करते हैं, जिसमें 12 महीने हैं। विकल्प एक 10 महीने, दूसरा 12 महीने, तीसरा 13 महीने और चौथा है 15 महीने। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? विकल्प ब, जिसका है उत्तर 12 महीने। कौन से? जनवरी से लेकर दिसंबर तक के 12 महीने, जो कि हम आज प्रयोग में लेते हैं कैलेंडर के रूप में। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और मजेदार सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।